हमारे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, महेंद्र चौधरी जी प्रभारी, विधायकगण आदरणीय श्रीमती सूर्यकांत व्यास जी, मुनीषा पवार जी, दिव्या मजरना जी, मीना कंवर जी, कृष्णाराम जी बिश्नोई, राम जी मेघवाल, महेंद्र बिश्नोई जी, पब्बाराम जी बिश्नोई साहब, पुखराज गर्ग, महापौर साहिबा कुंती देवड़ा जी, श्रीमती विनीता सेठ जी, अब्दुल करीम जोनी जी, कृष्णलाल लड्डा जी, गणपत चौहान साहब, संगीता बेनीवाल जी, बद्रीराम राठौर साहब, राजेंद्र सोलंकी जी, नारायण राम जी बेड़ा पूर्व विधायक, रामेश्वर दादी साहब पूर्व महापौर, सुन परियार जी, रमेश बारणा जी, जसवंत सिंह कछवावा जी, बहुत लंबी लिस्ट है। ओम कुमार जी गहलोत पूर्व महापौर साहिबा, सैजन थाई साहब, शिपाल भंडारी जी, प्रोफेसर अयूब खान साहब, उमेश सिंह जी राठौड़, विधायक पति शांति लाली लिम्बा, अब्दुल मजीद गोरी, ओम जोशी जी पूर्व विधायक, महेश व्यास जी, वंदना जी व्यास सभापति, रामलाल बिश्नोई चेयरमैन जोधपुर डेयरी, श्रीमती समूह देवी सांकला सभापति पीपाड़, और हमारे यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीएचडी सुधांशु पंत जी, कुलदीप रांका जी, दिनेश कुमार जी सेक्रेटरी एनर्जी, आरती डोगरा जी, राजन विशाल जी, जोधपुर कमिश्नर राजेश शर्मा जी और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी, जुगल मीणा जी और तमाम उपस्थित पार्षदगण, सरपंचगण, गांव के मौजूदगण और पूरी जो ये विषय सुन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि आज जोधपुर जिले में पानी और बिजली के लेके कुछ समस्याएं जो लंबे अरसे से बनी हुई है। जब से मैंने राजनीति शुरू की है तब से मैं देखता हूँ कि पानी को लेके तो जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बातें बताई है, वही जमाना था जब अकाल और सूखे पड़ते थे पूरे प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तमाम रेगिस्तान के इलाकों में। तो रेगिस्तान के लोग से ज़्यादा कौन समझ सकते हैं पानी की समस्या कैसी होती है, पानी को लेके क्या तकलीफें सहन कीजिए। सदियों से हमारे पीढ़ियों ने खारा पानी, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होना, पानी नहीं होना, क्या क्या नहीं हुआ, जो उदाहरण आपको दिए गए। तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से मान के कह दिया आपको। हमारे मंत्री जी ने भी विस्तार से बताया पूरा इतिहास। तो मुझे तो लंबी चौड़ी बात तो क्या कहनी है आपको, क्योंकि मैं तो बचपन से ही घूमता रहा हूँ गाँव गाँव में, और जो आज मुझे आपने तीसरी बार आशीर्वाद देके मुख्यमंत्री बनाया, तो मेरा जो अनुभव है पूरे प्रदेश के अंदर, अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना प्रबंधन की बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, यह अकाल सूखा पड़ा पूरे प्रदेश में 3-4 बार लगातार, जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था। तो तमाम मैंने अनुभव किया कि जो मैंने सीखा है जोधपुर जिले के गाँव से और शहर से, फलोदी हो, चाहे वो ओसिया हो, चाहे वो भोपालगढ़ हो, लूणी हो, बिलाड़ा हो या शेरगढ़ हो, तमाम क्षेत्रों से गांव गांव में गया हूं दौरे करने के लिए अकाल सूखे के अंदर, और उससे अच्छी ट्रेनिंग मेरी हो नहीं सकती थी, क्योंकि गांव में पानी की भी समस्या, बिजली की समस्या किसान को भी, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सड़कों की स्थिति उस वक्त और ढंग से थी, पूरा नक्शा बदल गया देश का भी और प्रदेश का भी। जब आज़ाद हुए थे हम लोग, तब तो आप कल्पना करें राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली थी सिर्फ, आज 21,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 13 मेगावाट तो खाली राजा महाराजाओं के जो महल थे उसमें खाली वो टिमटिमाती थी बिजली, बिजली लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। वहाँ से शुरुआत हुआ राजस्थान का भी। पानी की तो समस्या आज भी कई गाँव में बनी हुई है, पर आज इंदिरा गांधी कैनाल
जो पंडित नेहरू का सपना था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने जब इसका शिलान्यास किया इंदिरा गांधी कनाल का, कहाँ से कहाँ आज पंजाब से पानी आके जैसलमेर तक पहुँच गया, मुख्य नहर का मोहनगढ़ तक। और किस प्रकार से आज सिंचाई के साथ साथ में जो पीने का पानी बीकानेर हो या जोधपुर हो, बाड़मेर हो, पाली तक के कुछ क्षेत्रों में पहुंचा है, इधर हमारा चूरू हो या सीकर झुंझुनू तक पहुंच गया है। तो 8-10 जिलों में पानी पहुंच गया और लगातार मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए जब कभी कोई योजना का उद्घाटन करने का या शिलान्यास करने का जब अवसर मिलता है, तब देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने सहन किया होगा उस तकलीफ को। और पानी की समस्या के समाधान की बात सुनते हुए पबाराम जी कह रहे थे, तो लोगों में क्या खुशी होती है कि भाई पानी गांव में आ रहा, हमारे मीठा पानी पीने को मिलेगा। तो ये बातें जो हमारे जो दिव्या ने कहा कि किस प्रकार से ओशा के अंदर इतनी बड़ी स्कीम बन गई और किस प्रकार से आज वो 350 करोड़ से अधिक की स्कीम बनना, लागू होना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे तमाम एमएलए साहबान को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि उनके क्षेत्र में कुछ न कुछ काम की शुरुआत हुई और सबको नॉलेज है सब कामों के बारे में। सबसे बड़ी बात ये है, और सब ने बढ़ चढ़ की, दिव्या ने भी, सूर्यकांत व्यास जी ने भी, मनीषा पवार ने भी, जब ये बोल रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था, कृष्णाराम जी बिश्नोई, पवाराम जी ने और मीना कंवर जी ने, महेंद्र बिश्नोई ने, सब ने जो अपने क्षेत्र की बातें बताई हैं, उससे मुझे लगता है कि सभी लोग एक्टिव होकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समस्याओं से वाकिफ हैं। वो तभी होता है तब आप एक तो पब्लिक से मिलो, उनकी बात सुनो, उनके फीडबैक लो या दौरे करो गाँव के अंदर। तो मैंने ज़िंदगी भर दौरे किए, और जब मुझे मौका मिला पहली बार सीएम बनने का, तो वो सारा अनुभव मेरा था जो जोधपुर का, गांव का, वो पूरे राजस्थान की सेवा करने मेरे काम आया। पहली बार सीएम बना, 4 अकाल पड़ रहा है, अब याद करो। उस वक्त में मैंने घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया, काम के बदले अनाज योजना। हमारे विपक्षी लोग कहते थे कि दिल्ली की सड़कों पे अशोक गहलोत घूम रहा है गेहूँ की भीख मांगते हुए, क्योंकि वाजपेयी थे प्रधानमंत्री उस वक्त में। 32 लाख मैट्रिक टन अनाज गेहूँ हम लोगों ने बांटा घर घर में, गांव गांव में। घरों में रखने की जगह नहीं थी गेहूँ की बोरियों की, ऐसी स्थिति बन गई थी। और शानदार मैनेजमेंट उस वक्त भी हुआ, चारे का भी प्रबंधन, गायों के लिए हो, चाहे वो पीने के पानी टैंकर से पहुंचाना हो। जोधपुर में तो जोधपुर खाली करने नौबत आ गई थी, तो रेलगाड़ी से पानी आया जोधपुर के अंदर। रंची गांव की स्कीम बनी, मड़ई की स्कीम बनी। तो तमाम काम उस रूप में किए गए, और मैं समझता हूँ कि 4 अकाल का जो मुकाबला किया उसकी पूरे देश में बहुत प्रशंसा हुई। तो आज जब मैं देखता हूँ ऐसी मीटिंगों में बैठता हूँ, आज तो जोधपुर के लोग बैठे हुए मेरे सामने, जहाँ से मैंने सब कुछ सीखा है, तो आप सोच सकते हो कि वो आपका जो गांव की जो ट्रेनिंग थी मेरी और शहर के अनुभव थे, वो मेरे राजस्थान भर में लोगों की सेवा करने के काम आ रहे हैं। इसलिए आप सबको गर्व होना चाहिए। तो मुझे गर्व है कि मैं आपका 5 बार मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, और लगातार मुझे 3री बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उसी रूप में मैं पूरा दिल लगा के मैं प्रदेशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जिस रूप में मैंने हर चीज़ को बारीकी से मैं देखता हूँ, खुद देखता हूँ। अभी करीब 4 तो जो मीटिंग आज हो रही है, ऐसी मैंने 4 तो मीटिंग की है 1.5 साल के अंदर। और इसीलिए जोधपुर में मैं कल ही आया हूँ, दिक्कत नहीं है मुझे, पर जो भीड़ पड़ेगी मुझसे मिलने वालों की, उससे कोरोना फैलने का डर पैदा हो जाएगा वापस। मुख्य बात यह है। इसलिए मेरा खुद का दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। मैं चाहता हूँ जोधपुर जाऊँ, वहाँ पे गलियों में घूमूँ, बातचीत करूँ, मिलूँ लोगों से,
पर मैं खुद वंचित अपने आप को क्वारंटाइन किए हुआ हूँ, जिससे कि जनता बची रहे। क्योंकि इस बार का जो दूसरी लहर थी उसने हम सबको हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया, सरकारों को हिला दिया, और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी इस बार। खतरनाक कोरोना डेल्टा आ गया, जिसकी पहचान ही बहुत बाद में हुई। लंदन में पहचान हुई, जोधपुर में, और जोधपुर नहीं, राजस्थान में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो वेरिएंट आया इस बार कोरोना का, बहुत खतरनाक आ गया। लंदन में पहली बार मालूम पड़ा कि ये इंडिया से आया है, और अब तो हम देख रहे हैं कि जांच कर रहे हैं कि 90% कोरोना वो डेल्टा ही है। इसलिए आपने देखा होगा, पहले गांव में कोई तकलीफ नहीं थी, इस बार गांव वालों को बहुत तकलीफ हुई। 3-4 दिन में सीधा लंग्स में पहुंच जाना, उसका फैल जाना, वो ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाना अचानक ही, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर पे ले और बचना बहुत मुश्किल। कितने लोग मारे गए, 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए इस बार दूसरी वेव के अंदर 1.5 महीने में। और पिछली बार पूरे साल भर में करीब 1,500 लोग मारे गए होंगे। आप सोच सकते हो कि ये बहुत खतरनाक लहर थी, और इसीलिए उसी रूप में हम लोगों ने काम भी किया। तो जो मैं कहना चाहता था आपको कि आप निश्चिंत रहो, पानी की योजनाएं, जो 3rd फेज हो, चाहे 2nd फेज हो, चाहे 1st फेज हो, राजीव गांधी लिफ्ट योजना के तमाम काम जो है, हमने कोशिश की थी ADBG से या जायका से, जापानी ये जो डेवलपमेंट एजेंसी होती है, पर वो मिल नहीं रहा था पैसा। इसलिए हमने 1400 से ज़्यादा करोड़ रुपए स्टेट फंडिंग से करके ही 3rd फेज लाने का तय किया, जिससे कि आने वाले अगले 20-25 सालों में तकलीफ नहीं आए लोगों को। और वो फिर आएगा तो ही जाके, ये दिव्या कह रही थी, वहाँ पे पानी पहुँच पाएगा। सब जगह पानी की किल्लत जो है वो मिट पाएगी। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम किस प्रकार से आज जो शिलान्यास हुए हैं और चाहे उद्घाटन हुए हों, उसमें हम लोग पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से चाहेंगे काम टाइम बाउंड काम हो। जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि आप लोग शिलान्यास करवाते हो तो साथ में सोच के करवाया करो कि हमें टाइम के साथ काम पूरा भी करना है। और मुझे उम्मीद है कि जो जो, चाहे होशियार के हों, चाहे शेरगढ़ के, फरोदी के हों, चाहे वो सदापुरा या सूर सागर या जोधपुर शहर के हों, तमाम योजनाओं को टाइम में पूरा करेंगे। और बिजली को लेके तो आप देखते हैं कि जो हालात अब बन रहे हैं, पहले रोज किसानों आंदोलन होते थे, किसान को नहीं मिलती थी बिजली, घरों में नहीं आती थी, बार बार कट लगते थे। अभी लंबे अरसे से जो स्थिति राजस्थान बनी हुई है, और किसान को पूरी बिजली मिलती है, कई तो जगह 24 घंटे बिजली आने लग गई। दिन को बिजली की मांग है किसानों की, रात को बहुत तकलीफ पाते थे सर्दी के अंदर, रबी फसल के अंदर। आज 15 जिलों में तो दिन को आने लग गई है। और हमारा प्लानिंग है 23 तक पूरे प्रदेश के अंदर दिन को बिजली मिलेगी किसान को, रात को तकलीफ नहीं पाएंगे किसान लोग भी। हमने 90 पैसे अभी तक कर रखे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। बार बार कह रहे भाई हम 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे, तो वादा पूरा कर रहे हैं। सूर्य किरणों से बिजली पैदा हो रही है राजस्थान में। पवन ऊर्जा आप देख रहे हो कि लगभग 4,000 मेगावाट पैदा होने लग गई, कुछ बायोमास से हो रही है। और सोलर ऊर्जा के तो बड़े बड़े कंपनी आ रही है राजस्थान के अंदर, करीब 30,000 मेगावाट का प्लान है राजस्थान के अंदर। बड़ला जो बाप में आया हुआ है, वहाँ सोलर पार्क स्थापित हो गया है। ऐसी पार्क हम चाहेंगे कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ज़्यादा संभावना है बड़े पार्क बने। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, उनको हम ऑफर कर रहे हैं, अच्छी नीतियाँ बना रहे हैं, अच्छी प्रक्रिया करें जिससे कि उनको पूरा लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग आगे इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करें, तो बिजली की कमी नहीं रहेगी। और अभी थर्मल वाला जो प्लांट है हमारे बहुत पुराने हो गए, वो बंद करने की नौबत भी आ रही है। तो नए बनाने कि एक प्लांट बाकी रह गया, बाकी हमने बनाए हैं छबड़ा के अंदर भी और सूरजगढ़ के अंदर भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो जितने प्लांट बनेंगे उतना ही आपका ये GSS का काम जो अभी आज आपने लोकार्पण करवाया है, लोहावट में, फड़ौदी में, सब जगह पर, शेरगढ़, लूनी, गोपालगढ़,
ये और जीएसएस का जो 220 केवी का प्लान है वो बड़ा प्लान है। इस प्रकार से 400 केवी के प्लांट है अलग से। ये तमाम जो काम हाथ में लिए गए हैं ये टाइम बाउंड तरीके से पूरे करने का प्लान है। और राजस्थान में जोधपुर में भी तो आपके एक प्लांट तो पोखर में 400 केवी का योजना बनी हुई है, और 220 केवी के सावा के अंदर, लोहावट में, पांचू में, सावरीज में यहाँ बनेंगे। और तो और जो भी आपको बताया गया था कि रिफाइनरी जहाँ लग रही है पचपदरा में, वहाँ पे भी प्लांट लगेगा, जीएसएस बनेगा, बड़ा जीएसएस बनेगा। तो कोशिश है कि ये जो 765 केवी की बात की थी काकानी के अंदर, ये तमाम कुछ काम इसलिए रुके, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, ये जो गोडावण कहलाता है पक्षी जैसलमेर के अंदर, उसको लेकर के ऐसा इश्यू बन गया सुप्रीम कोर्ट में। तो जितने ही पावर की लाइनें लगी हुई है बड़े बड़े ट्रांसमिशन की, उसको लेके इश्यू बन गया, उन्होंने उसकी रोक लगा दी कि आप इसको अंडरग्राउंड करो, उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो वापस सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है, कोशिश कर रही है कि वो जल्दी हल हो गया तो हमारे लिए तमाम जो स्कीम बनी हुई ग्रीन कॉरिडोर की अक्षय ऊर्जा को लेके वो पूरी गति के साथ में आगे बढ़ेगी और कृषि को, उद्योगों को बहुत लाभ मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको कि जो आज उद्घाटन हुए हैं वो काम भी टाइम पे पूरा हम लोग करेंगे, और बाकी तो जितनी बातें करें इतनी कम है, क्योंकि जोधपुर के साथ तो बहुत पिछली गवर्नमेंट 5 साल तक बहुत उपेक्षा का व्यवहार किया हमारे साथ में। पब्बाराम जी बैठे हैं हमारे बीजेपी के एमएलए साहब। फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे और तो स्मार्ट सिटी मिलती है जोधपुर सिटी को, सबसे बड़ा शहर राजस्थान में जयपुर के बाद में जोधपुर ही है। स्मार्ट सिटी बना दी सब जगह, जोधपुर को छोड़ दिया। और वो तमाम काम जो इस प्रकार रहा है टाइम 5 साल का, तो मुझे अब एक्स्ट्रा काम करके उसकी कसर निकालनी पड़ रही है आपके यहाँ पर। इसीलिए मैं उसी रूप में जो जो प्रस्ताव हम लोग बनाते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं। नगर पालिका को, नगर परिषदों को, नगर निगमों को हमने 10, 20, 30 किलोमीटर की सड़कें दी है, अलग से 5-5 करोड़ रुपए दिए एक एक एमएलए को क्षेत्र में सड़कों के लिए। सड़कों का अच्छा जाल बिछे, अच्छा आवागमन के साधन हो, ग्राम मुख्यालय तक सड़क जाए पक्की, मिसिंग लिंक पूरे हों, तो सड़कों का काम ही बड़े रूप में हो। स्कूलें खुले, कॉलेजेस खुले, खुल भी रहे। जोधपुर के अंदर तो बड़े बड़े संस्थान आ गए हैं, एम्स आ गया है, बाकी तो कई विश्वविद्यालय कई तरह के आ गए हैं। तो चारों ओर के मिला के देखें तो मैं समझता हूँ कि पिछले 30-40 साल में ब्रॉडगेज का आना, पानी का आना इंदिरा गांधी कैनाल से, आईआईटी का आना, निफ्ट का आना, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, मेरे ख्याल से जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं होती है वो आज जोधपुर के अंदर है। जोधपुर संभागीय मुख्यालय भी है। जोधपुर में जो पेशेंट आएगा बीमार होके पूरे डिवीजन का, तो जोधपुर आएगा, तो वहाँ एमडीएम हो, चाहे उम्मेद हो, चाहे एमजीएच हो, उनको मजबूत हम लोग कर रहे हैं। तो चारों ओर मिला करके मैं समझता हूँ गाँवों का और शहरों का समन्वय ऐसा बना रहे जिससे कि पानी की समस्या हो चाहे बिजली की समस्या हो, सभी क्षेत्रों में हम लोग मिलकर के काम करें, और उसी ढंग से मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में तेज गति से विकास कर पाएंगे और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो आप लोगों ने सुझाव दिए हैं वो सब नोट किए गए यहाँ पर। आपको मैं फिर कहना चाहूँगा, आप लिख के भी भेज सकते हैं, जैसे उन सुझावों के आधार पर हम लोग आगे काम को बढ़ा सकें और नए नए फैसले ले सकें। फैसले रोज ले रहे हैं हम लोग किसानों के लिए। अभी महेंद्र चौधरी जी बता रहे थे, तो इसलिए मैं उनको वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। कल्ला साहब बता रहे थे, तो जितने फैसले हुए हैं किसानों के लिए और आम जनता के लिए वो तो लगातार चलते जाएंगे। पर फिर भी अगर हमारे विधायक महोदय ने कोई सुझाव दिए हैं वो मुझे आप वापस लिख के भेज सकते हैं। हम चाहेंगे कि सब मिला करके
किस प्रकार से आने वाले वक्त में हम लोग इस काम को बढ़ाएं और ये योजना जो बनी है वो योजना को पूरा करें। यही बात कहता हूँ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि 2 घंटे लेट की मीटिंग, 1.5 घंटा, फिर भी आप लोग बैठे रहे। आपको इंतजार करना पड़ा होगा या आपको इतला मिल गई होगी तो थोड़ा टाइम पे आए होंगे। पर मुझे खुशी है कि आज मैं जोधपुर के लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। और ये तो IT का ज़माना है, ये राजीव गांधी का सपना था जो साकार हुआ, इसलिए आज हम ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ एक साथ में बात कर पा रहा हूँ। 8 विधानसभा क्षेत्रों में ये 7 लोग एक साथ में, वरना ये संभव ही नहीं था, गांव गांव नहीं घूमना पड़ता था। पर ऐसे काम अगर मीटिंग करनी हो तो आप पूरे राजस्थान की ऐसी मीटिंग करते हैं हम लोग। कई बार सरपंच से जुड़ते हैं लोग, उसमें एक साथ उनसे वार्तालाप होता है। कोई बात कहनी हो, समझानी हो तो आराम समझा सकते हैं। क्योंकि कोरोना अभी ऐसी चुनौती आई थी हमारे सामने, जब जरूरत पड़ी कि हम बार बार लोगों तक बात पहुंचाएं कि आपको क्या ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, 2 गज की, हाथ धोना बार बार। अभियान चलाए गए, जागरूकता का अभियान चलाया गया, पखवाड़ा चलाया गया, खूब विज्ञापन दिए गए, मास्क बांटे गए। इतना खतरनाक ये महामारी का प्रकोप है दुनिया के अंदर। दुनिया हिल गई है, बड़े बड़े विकसित राष्ट्र है, लाखों लोग वहाँ मर गए, अमेरिका में मर गए 7-8 लाख लोग, तो हमारे यहाँ 4 लाख लोग मर गए हैं। ये कोई बहुत खतरनाक संक्रमण है, ये अभी गया नहीं है, धीमा पड़ा है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जो खबरें आती है तीसरी लहर और आएगी, तो इस पर बचाव ही इलाज है इसका। जितना हम बचाव करेंगे मास्क लगा के, मास्क जो है वैक्सीन की तरह मजबूत है, मास्क उससे बच सकते हैं लोग बाग। तो मास्क लगाएं, सब लोग ध्यान रखें। इवन डॉक्टर कहते हैं टीका लगाने के बाद ही मास्क लगाओ, जब तक कि पूरी तरह बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार तो अपना काम कर रही है। ऑक्सीजन का हाहाकार मच गया था पूरे देश के अंदर, कई लोग मारे गए अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन कमी से। कर्नाटका में, दिल्ली में, यूपी में, गोवा में हमने किसी ढंग से मैनेज किया, रात दिन चिंता करके। इसी ढंग से दवाएं की कमी पड़ गई, ये सब केंद्र से आता है। ऑक्सीजन की अलॉटमेंट भी केंद्र से हुई थी। तो चाहते हुए हम लोग चाहे तो कुछ नहीं कर सकते थे। अब हमने पूरी व्यवस्था अलग ढंग से की है। ऑक्सीजन की पैदा करो हवा से, वो मशीन लग रही है गांव-गांव में, PHC में, CHC में छोटी मशीनें, कई ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं। ये कोशिश करते हैं कि तीसरी लहर कैसी भी आए तो लोगों को तकलीफ नहीं हो, ऑक्सीजन के कारण से लोग मारे नहीं जाए। दवाइयों की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के लिए सुन रहे, बच्चों के लिए आ सकती है लहर, खतरनाक हो सकती है, उनके लिए अलग ICU वार्ड बनवा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से साधनों की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए हमने, जब प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि राज्य सरकारें करेगी, तो हमने कहा हम करेंगे, 3,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, पर नौजवानों के वैक्सीन लगवाएंगे हम लोग। पर दबाव बनाए रखा हम लोगों ने। फिर भी ये आप गलत फैसला आपका है, फैसला आपको करना चाहिए। दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जो वैक्सीन के लिए खुद आगे नहीं आए। हर सरकारें वैक्सीन फ्री लगाती है, अपने यहाँ 5 वैक्सीन लगती है बच्चों से, टीके लगते हैं, सब फ्री लगते हैं। इस बार पता नहीं क्यों फैसला कर लिया, वो फैसला ठीक नहीं था। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने आखिर में हमारी बात को माना और घोषणा करी कि हम निःशुल्क लगाएंगे। पर आज वैक्सीन मिल नहीं पा रही हम लोगों को, मुश्किल से हम 1-1.5 लाख लगा पा रहे हैं। अधिकार केंद्र बंद करने पड़ते हैं बार बार। नए मंत्री बने परसों उन्होंने ज्वाइन किया ऑफिस। परसों मैंने पत्र लिख दिया उनको कि राजस्थान वो राज्य है जहाँ सबसे पहले हम टॉप पे थे देश के अंदर। इतना हमने वैक्सीनेशन किया 1.5 करोड़ लोगों का। इसलिए सेकेंड डोज लगने का टाइम हमारा आ गया, जो दूसरे राज्यों में नहीं आया है। अगर आप हमें एक्स्ट्रा डोज नहीं देंगे तो सेकेंड डोज का टाइम हो गया, उनको टाइम पे लगाना जरूरी है। तो मैं पहली डोज वालों को बंद करके उनको पहले लगाना पड़ेगा, वरना वो कैसे कोई काम की नहीं रहेगी वैक्सीन उनके। इस प्रकार से वैक्सीन के लिए हम दबाव बनाए हुए केंद्र सरकार पर। हम चाहते हैं कि वैक्सीन में पूरी मिले। और आपको जान के खुशी हो जाएगी कि 15
लाख प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी अपने बना ली राजस्थान के अंदर। 15 लाख लग रही, 1-1.5 लाख लग रही है। अगर हमें पूरा वैक्सीन मिलेगी तो हम दिसंबर के पहले पहले पूरे राजस्थान वासियों को वैक्सीनेशन कर देंगे। उसके अलावा उन्हें चिरंजीव योजना लेके आए 5 लाख तक का बीमा, वो आप कृपा करके गांव गांव में आप बताइए लोगों को, वो फॉर्मेलिटी पूरी करें, जिससे कि बीमार होने पर 5 लाख तक का खर्चा, शानदार स्कीम, एक परिवार को 5 लाख का खर्चा। और कोई आदमी जब बीमार अगर पड़ गया अस्पताल के अंदर, तो अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से शुरू होगा और अस्पताल छुट्टी होने के 15 दिन बाद तक का खर्चा भी उसके अंदर आएगा। पूरा खर्चा मिलेगा, उसको 1 नया पैसा खर्च नहीं करना है। इतनी शानदार योजनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कई लोगों ने तो उसको, अधिकांश लोगों ने तो उसका फॉर्म भर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कुछ इसमें इमदाद करेंगे प्रचार प्रसार करने के अंदर, क्योंकि आप मौजूद लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इस प्रकार से आपको भागीदारी निभानी है, लोगों को समझाना है, लोगों को वो भी समझाना है गांव में किस प्रकार से बिहेव करना है। कोरोना जब तो पूरी तरह आए नहीं। अभी हमने एक और काम किया, जो मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना लागू करी है। जिनके घरों में मौत हो गई है, बच्चों की विधवा औरतों हो गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए मैंने पैकेज घोषित किया है। तत्काल 1-1 लाख रुपए देने का, फिर 2,500 रुपये प्रति माह देने का बच्चों को, 18 साल के होने पर 5 लाख रुपये देने का, स्कूल की पढ़ाई फ्री करने का, विधवाओं के लिए पेंशन करने का। अब ये तमाम बातें कई बार जानकारी के अभाव के अंदर लोगों को उसका फ़ायदा मिल नहीं पाता है। उसमें हमारी भूमिका बढ़ जाती है। जो हम लोग जनप्रतिनिधि होते हैं गांव में, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे सरपंच लगा करके MLA MP कोई हो, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम चुने प्रतिनिधि पार्षद है, मेयर है, प्रधान या प्रमुख हैं, या जिला परिषद या पंचायत समिति मेंबर हैं, कोई हो, हम ऐसे वक्त में पब्लिक बीच में जाएँ, उनको समझाएं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आप कैसे उठा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम में आप भागीदारी निभाएंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। बहुत